नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। वर्ष 2021 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान यानी पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। शहरी गैस वितरण नेटवर्क वर्ष 2030 तक भारत की 70% आबादी तक पहुंच स्थापित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पहले मलेरिया रोधी टीके की अनुशंसा की और भारत अंटार्कटिक वातावरण में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2021 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार आणविक निर्माण के लिए एक नए सटीक उपकरण ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए प्रदान किया जाएगा। कैटालिसिस यानी उत्प्रेरण एक उत्प्रेरक को शामिल करके रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करने की प्रक्रिया होती है। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जो अंतिम उत्पाद का हिस्सा बने बगैर रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करते हैं और नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए कारों में प्रयोग होने वाले कैटलिस्ट कन्वर्टर धुएं में विद्यमान विषाक्त पदार्थों को हानि रहित अणुओं में बदल देते हैं। बहुत लंबे समय से शोधकर्ताओं के मुताबिक सैद्धांतिक रूप से केवल 2 प्रकार के उत्प्रेरक उपलब्ध हैं, एक धातु और दूसरा होता है एंजाइम। लिस्ट और मैकमिलन ने उत्प्रेरक का एक तीसरे तरह का यानी असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस विकसित किया है। ये पर्यावरण के अनुकूल और उत्पादन की दृष्टि से भी सस्ता है। कार्बनिक उत्प्रेरकों में कार्बन परमाणु की एक स्थिर संरचना होती है। इनमें अक्सर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस जैसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं। ऑर्गेनो कैटालिसिस के औषध अनुसंधान और अन्य उद्योगों में कई अनुप्रयोग हैं। इससे वर्तमान औषधियों के उत्पादन को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी। इनमें चिंता, अवसाद और श्वसन संक्रमण के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं। अगली खबर है वस्त्र मंत्रालय से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2021-22 के बजट में घोषित पीएम मित्र को 5 वर्ष की अवधि में कुल 4,445 करोड़ रुपए के खर्च के साथ स्थापित किया जाएगा। ये पार्क कई विशेषताओं से युक्त हैं। इनमें मूलभूत अवसंरचना के तौर पर इंक्यूबेशन केंद्र और प्लग एंड प्ले सुविधा, विकसित फैक्ट्री स्थल, सड़क, विद्युत, जल और अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली शामिल है। इसके अलावा सहायक अवसंरचना के तौर पर कर्मचारी हॉस्टल और आवास, लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयर हाउसिंग आदि की सुविधा होगी। पीएम मित्र की अन्य प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पार्क का विकास एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा किया जाएगा। ये एसपीवी सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन होगा। पार्क कई इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड स्थलों पर स्थापित किए जाएंगे। इसमें ग्रीनफील्ड पार्क के लिए परियोजना लागत का 30% सहयोग प्रदान किया जाएगा। हालांकि इस सहयोग की अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपए रखी गई है। वहीं ब्राउनफील्ड स्थलों के लिए ये सहयोग शेष बुनियादी ढांचे और अन्य सहायक सुविधाओं की परियोजना लागत का 30% होगा और इसकी अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। वस्त्र निर्माण इकाइयों की जल्द ही स्थापना के लिए प्रत्येक पार्क को 300 करोड़ रुपए की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 50% क्षेत्र को विशुद्ध विनिर्माण गतिविधियों के लिए और शेष क्षेत्र को उपयोगिताओं, वाणिज्यिक विकास आदि के लिए विकसित किया जाएगा। पीएम मित्र का महत्व ये है कि ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगा और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा। ये एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण या रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला तैयार करेगा। ये उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा। ये प्रति पार्क लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने में सहायता करेगा। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से है। शहरी गैस वितरण नेटवर्क यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वर्ष 2030 तक भारत की 70% आबादी तक पहुंच स्थापित कर सकता है। इससे पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10वें शहरी गैस वितरण नेटवर्क के निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी। इसके पूरा होने पर 71% जनसंख्या के शहरी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत आने की अपेक्षा की गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में 20% से भी कम जनसंख्या
इस नेटवर्क के दायरे के अंतर्गत थी। शहरी गैस वितरण नेटवर्क प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइनों का एक परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क है। ये वितरण घरों और औद्योगिक उपयोगों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस और परिवहन संबंधी उपयोगों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में होता है। प्राकृतिक गैस कोयले और अन्य तरल ईंधन की तुलना में एक बेहतर ईंधन है, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल, अधिक सुरक्षित और सस्ता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड देश के निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए अनुमति प्रदान करता है। शहरी गैस वितरण नेटवर्क के कई लाभ हैं, जैसे कि घरों में खाना बनाने के ईंधन की निर्बाध आपूर्ति, औद्योगिक प्रदूषण से निपटना, गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ये नेटवर्क काफी लाभकारी है। शहरी गैस वितरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत शहरी गैस वितरण को लोक उपयोगी सेवा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू गैस आवंटन में सीजीडी क्षेत्र के पीएनजी घरेलू और सीएनजी परिवहन खंडों को प्राथमिकता प्रदान की है। इसके अलावा मंत्रालय ने राज्यों द्वारा अंगीकृत करने के लिए शहरी गैस वितरण की एक प्रारूप नीति तैयार की है। अगली खबर विश्व स्वास्थ्य संगठन से। WHO ने विश्व के प्रथम मलेरिया रोधी टीके की अनुशंसा की है। WHO ने RTS S/AS01 या मॉस्क्यूरिक्स नामक मलेरिया के टीके के व्यापक उपयोग की अनुशंसा की है। मॉस्क्यूरिक्स टीका उप सहारा अफ्रीका में और मध्यम से उच्च प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मलेरिया संचरण वाले अन्य क्षेत्रों में बच्चों को दिया जाएगा। ये गौर करने वाली बात है कि प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 2,60,000 से अधिक अफ्रीकी बच्चों की मलेरिया की वजह से मृत्यु हो जाती है। मलेरिया रोग परजीवी के कारण होता है। ये संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से लोगों में प्रसारित होता है। 5 परजीवी प्रजातियां हैं जो कि मानवों में मलेरिया का कारण बनती हैं। इनमें से 2 प्रजातियां हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि सर्वाधिक खतरा उत्पन्न करती हैं। WHO द्वारा प्रकाशित विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया संक्रमण के मामलों में सर्वाधिक कमी दर्ज की है। आपको बता दें कि वर्ष 2000 में भारत में मलेरिया के 20 मिलियन मामले थे, जो कि वर्ष 2019 में घटकर लगभग 5.6 मिलियन ही रह गए थे। हालांकि वर्ष 2019 में दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के 88% मामले और मलेरिया से होने वाली 86% मृत्यु भारत में हुई है। WHO की एक रिपोर्ट में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उच्च मलेरिया रोधी दवा प्रतिरोध का भी उल्लेख किया गया है। भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए एक रणनीति को रेखांकित करते हुए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया 2016 से 2030 को अपनाया गया है और मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 22। अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। भारत अंटार्कटिक वातावरण में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन कदमों को सूचीबद्ध किया जो भारत द्वारा उठाए जाएंगे। भारत अपने अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशनों, जिसमें कि मैत्री और भारती शामिल है, इन पर हरित वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली का उपयोग करेगा। साथ ही अंटार्कटिक क्षेत्र में गैर स्थानिक प्रजातियों के प्रवेश को भी नियंत्रित करेगा। मैड्रिड प्रोटोकॉल पर वर्ष 1991 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये वर्ष 1998 में लागू हुआ था। आपको बता दें कि भारत भी इसका एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। ये अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित एक प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करता है। ये प्रोटोकॉल वैज्ञानिक अनुसंधान को छोड़कर अंटार्कटिक के खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। वर्ष 2048 तक प्रोटोकॉल को केवल अंटार्कटिक संधि के सभी सलाहकार पक्षों के सर्वसम्मत समझौते द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जिसमें कि भारत भी एक सदस्य है। अंटार्कटिक संधि पर वर्ष 1959 में उन 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिनके वैज्ञानिक अंटार्कटिक और उसके आसपास सक्रिय थे। अंटार्कटिक के महत्व की बात करें तो अंटार्कटिक और चतुर्दिक दक्षिणी महासागर पृथ्वी की महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रणालियों के प्रमुख चालक हैं। अंटार्कटिक पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के लिए एक मूल्यवान मानक प्रदान करता है। अंटार्कटिक की हिम पृथ्वी से सूर्य की कुछ किरणों को विक्षेपित कर देती है। इसी वजह से पृथ्वी का तापमान रहने योग्य बना रहता है।
आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI निवेश की अनुमति। हाल ही में सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य भारत में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना है। हालांकि उन देशों से प्राप्त होने वाले सभी विदेशी निवेश को जिनके साथ भारत अपनी सीमाएं साझा करता है या भारत में होने वाले निवेश का लाभकारी स्वामित्व स्थित है, उसे केवल सरकारी मार्ग के तहत ही निष्पादित किया जा सकता है। विद्युत संकट को रोकने के लिए केंद्र ने कोयला स्टॉक मानदंडों में संशोधन किया। केंद्र ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला आपूर्ति कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य इन संयंत्रों के लिए मार्च महीने के अंत तक स्टॉक की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। दरअसल मार्च महीने को उच्च विद्युत मांग वाली अवधि की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि देश के लगभग 135 विद्युत संयंत्रों में औसतन लगभग 4 दिनों का कोयला स्टॉक ही शेष रह गया है। कोयले में आई इस कमी के कई कारण हैं, जैसे कि कोयले की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा सितंबर महीने में अधिक वर्षा की वजह से कोयले का उत्पादन और ढुलाई प्रभावित हुआ है। आयातित कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा विद्युत परियोजनाओं में अपर्याप्त स्टॉक रहा है। अगला है स्वामित्व, यानी कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, यानी कि ग्रामों में सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण करने का अधिकार प्रदान करना है, जिससे कि वे अपनी संपत्ति का आर्थिक प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकें। स्वामित्व के व्यापक उद्देश्यों में कुशल ग्रामीण नियोजन को सक्षम बनाना, गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता प्रदान करना और बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति कार्ड का एक उपकरण के रूप में उपयोग करना शामिल है। अगली खबर ट्रांसजेंडर से संबंधित है। ट्रांसजेंडर्स को समान अवसर प्रदान करने के लिए ओडिशा ने नीतिगत पहल आरंभ की। इस नीति को उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 और अधिनियम के तहत निर्मित किए गए नियमों के मुताबिक अधिसूचित किया गया है। नीति का उद्देश्य ट्रांसजेंडरों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करना और उनके लिए भेदभाव रहित कार्य परिवेश सुनिश्चित करना है। इसमें ट्रांसजेंडरों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। अगला है आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। हाल ही के घोटालों की एक श्रृंखला ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की कमियों को प्रकट किया है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एक बैंक आधारित मॉडल है। ये किसी भी बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से POS यानी माइक्रो ATM पर ऑनलाइन अंतः प्रचालनीय वित्तीय समावेशन लेन देन की अनुमति प्रदान करता है। इस लेन देन में आधार प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है। इसके तहत बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट खुदरा एजेंट होते हैं। इन्हें बैंकों द्वारा बैंक शाखा या ATM के अलावा अन्य स्थानों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली सुविधा को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रदान किया जाता है। लेन देन के लिए ग्राहक के लिए केवल निम्न घटकों या प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जैसे बैंक का नाम, आधार संख्या और उंगलियों के निशान। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP, इसे औषध विभाग द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवाकर स्वास्थ्य देखभाल बजट को कम करना है। जेनरिक दवाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करना है। साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रों की स्थापना में व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार सृजन करना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है। इसे भारत के फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित किया गया है। छत्तीसगढ़ में नया टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ये उदंती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में स्थापित चौथा टाइगर रिजर्व होगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व में रूपांतरित करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये बांधों को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और झारखंड
झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के बीच आवागमन के लिए एक गलियारा प्रदान करता है। एंडोसल्फान। केरल के कासरगोड जिले में कथित तौर पर हजारों एंडोसल्फान पीड़ितों को सरकार से सहायता मिलना अभी शेष है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2011 में इसके उत्पादन और वितरण पर रोक लगा दी थी। एंडोसल्फान एक अपेक्षाकृत चिरस्थायी और अर्धवाष्पशील ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है। ऑर्गेनोक्लोरीन क्लोरीन युक्त यौगिकों का एक समूह है। ये दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के वर्ग से संबंधित है। एंडोसल्फान के रासायनिक अवशेष मृदा, तलछट और जल में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ इसका उपयोग नहीं किया जाता है। एंडोसल्फान के कई हानिकारक प्रभाव हैं, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिसिटी, लैंगिक परिपक्वता में देरी, शारीरिक विकृतियाँ, विषाक्तता, ऑटिज्म और जैव संचय। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।